Hello everybody. From today we'll learn a chapter called current electricity. Some of the fundamental concepts you have already studied in your previous standards, and still you are going to learn many things which are new to you. You are not familiar with all these things. Current electricity, ये चैप्टर की बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपको पढ़ना बाकी है। तो आपको नई चीज़ें, नई इंफॉर्मेशन, नया नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा। तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं यहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले मैं आपको किस तरीके से इसका ऑपरेशन फॉलो करना है, किस तरीके से सीक्वेंसिंग करनी है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी में आपको 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में मिलेगा। यू विल गेट इट इन 12th स्टैंडर्ड, कंप्लीट चैप्टर, होल चैप्टर। और अगर आप स्टेट बोर्ड फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो स्टेट बोर्ड, नाउ यू विल गेट certain part in 11th standard and remaining part in 12th standard. Of course, both these combined together are equivalent to NCERT 12. ये पूरा चैप्टर आपको NCERT के 12वीं की किताब में मिलेगा। मैं चैप्टर का नंबर भी आपको बताता हूँ बाद में। और आपको स्टेट बोर्ड में कुछ हिस्सा इसका 11वीं में मिलेगा, कुछ हिस्सा आपको 12वीं में मिलेगा। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी किताब हमने पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों भी बुक्स आप रेफरेंस करिएगा, दोनों बुक्स का यूज़ कीजिए थ्योरी के लिए। इसके अलावा थ्योरी के लिए ज़्यादा बुक्स मत पढ़ो, उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो थ्योरी के लिए आपने इतना ही 2 बुक्स पढ़ना है। स्टेट बोर्ड का इम्पोर्टेंस आपको सिंप्लिसिटी के हिसाब से है। इट हैज़ ए सिंप्लिसिटी। ऑफ कोर्स फॉर दिस चैप्टर NCERT इज ऑल्सो गुड बुक। ओके, दूसरी बात है, nowadays स्टेट बोर्ड आर मेकिंग अटेम्प्ट एट पैरेलल विथ NCERT। तो इसमें भी बहुत सारी क्वेश्चंस आपको NCERT के लेवल से मिल जाएंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग दोनों भी बुक्स फॉलो करिएगा। दोनों भी बुक्स का आपको फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है। इसके लिए मैं आपको ये दूंगा। क्वेश्चंस के लिए आप न्यूमेरिकल्स के लिए अलग अलग बुक्स रेफर कर सकते हो, आपको जो पसंद आएगा वो करो। अक्सर लोग NCERT के अलावा एग्जाम्पल्स के लिए HC वर्मा की बुक यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ बुक सजेस्ट कर सकता हूँ। हमारे स्टेट बोर्ड के लेवल को एक PS बांगवी की किताब आती है, तो वो भी बुक एक न्यूमेरिकल्स के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी पूरी तरह प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये मैं आपको पढ़ाई कैसे करनी है ये इसके बारे में मैं बता दिया। आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली होगा, मैं जो अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो बच्चों, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, हम लोग मटेरियल्स को बेसिकली 2 हिस्सों में बांटते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, या इसे हम बैड कंडक्टर्स कहते हैं, गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी है जिसको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी आगे प्राप्त करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में। ये आजकल का, ये पिछले कुछ सालों का डेवलपमेंट है। और सेमीकंडक्टर्स की डेवलपमेंट हमारे फिजिक्स के लिए या टोटल हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है। डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैव मेड आवर लाइफ more cheerful, more simpler, and the modern day electronics, you are seeing me through a camera, you are seeing me through your mobile, which is a modern day technology which is attributed to the developments of semiconductors। जब से सेमीकंडक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ है, मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट हुआ है, तो आप लोग पास देख सकते हो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में और बहुत सारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन बेसिकली हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात करेंगे। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ electricity to pass through them, which allows the conductor is a material which allows passage of electric current through them। अक्सर ऐसे मटेरियल जो उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एज यू आर अवेयर। इंसुलेटर्स,
those materials which do not allow the passage of electric current through them, those materials which do not allow the passage of electric current through them are called insulators. जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है उसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। समझे आप? इंसुलेटर्स मतलब जिनमें से जैसे आप देखते हो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर यूज करते हैं घर के अंदर, तो उसके अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम की तार होती है जो मटेरियल है गुड कंडक्टर, लेकिन बाहर से आपको उसका शॉक ना बैठ जाए या उसको आप इलेक्ट्रिफिकेशन ना हो जाए, इसके लिए इसके ऊपर एक वायर का प्लास्टिक का कोटिंग होता है, तो प्लास्टिक इंसुलेटर करके काम करता है। क्ले के फ्यूज़ बॉक्सेस में हम लोग क्ले के फ्यूजेस यूज़ करते हैं, वो भी इंसुलेटर की तरह होते हैं। मतलब इंसुलेटर्स भी हमको ज़रूरी है और कंडक्टर्स की भी ज़रूरी है। कंडक्टर्स की ज़रूरत हमको इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए होती है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर कंडक्टर्स किस वजह से गुड कंडक्टर्स होते हैं, उनमें क्या खासियत है कि वो why are they good conductors, why the metals are good conductors? You are aware metals have free electrons in them, metals have free electrons in them, इनमें ऐसे free electrons होते हैं। जब मैं किसी तरीके से सोर्स इसके अक्रॉस अप्लाई नहीं करूंगा, मतलब कोई बैटरी या सेल में लगाऊंगा नहीं, बैटरी या सेल ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी प्राप्त होती है। ये क्रॉस सेक्शन मैंने कंसीडर किया, तो आप देख पाते हो कि इन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं और उसी वक्त कुछ इलेक्ट्रॉन्स राइट के लेफ्ट की तरफ जाते हैं, मतलब जिनकी क्वांटिटी इक्वल होती है ऑलमोस्ट। सो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस जीरो, सो कोई करंट पास नहीं होता है। मतलब जब तक आप किसी वायर के अक्रॉस कोई सोर्स नहीं लगाते हो, आप किसी भी तरीके से कोई सोर्स नहीं लगाते हो तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है तो अब आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू टू अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर? तो यहाँ एक कंडक्टर है, ये आप एक सिंबॉलिक फिगर समझ में लो तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं जो दिखा रहा हूँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका एक एंड मैं हायर पोटेंशियल को अप्लाई करूंगा, कनेक्ट करूंगा, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं। वन एंड इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, द अदर एंड इज कनेक्टेड टू ए लोअर पोटेंशियल विच इज रेफर्ड टू एज निगेटिव, which is referred to as negative। तब आप देख सकते हो कि electrons being negatively charged particles, electrons being negatively charged particles, electrons move from negative to positive, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की दिशा, मतलब इलेक्ट्रॉन will move from negative to positive, or you can say from lower potential to higher potential। This is the motion of electrons. This is the motion of electrons when you have applied a potential difference across the conductor. So first essential thing for the passage of electric current through a conductor is application of potential difference across the conductor। बात समझ में आ गई? अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई इतना चार्ज है, समझो n इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो रहे हैं, तो चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें से माइनस n इंटू ई फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट उससे अपोजिट लेते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, मतलब हम लोग जो डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम करते हैं वो हम लोग हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ एज्यूम करते हैं। वजह है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो थ्रू द कंडक्टर। करंट क्यों फ्लो होता है? तो कंडक्टर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन में आ जाते हैं तो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल की तरफ, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव के, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है।
मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। मतलब दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट मैंने बता दिया है कि कैसे आपको इसके बारे में सोचना है। अब एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम दो तरीके से सीखते हैं। यहाँ हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, यहाँ मैं आपको वो डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इज the rate of flow of electric charge through a conductor. ये उसकी डेफिनेशन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको, ये मैंने आपका इसका डेफिनेशन दिया है इलेक्ट्रिक करंट का। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं। इफ Q charge, Q is the amount of charge, on an average Q charge is flowing through a conductor, flows through a conductor in time t, then the electric current through the conductor is I is equal to, इलेक्ट्रिक करंट को हम I सिंबल से डिनोट करते हैं, और एवरेज चार्ज Q, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एवरेज चार्ज Q अपॉन T आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका यूनिट क्या होगा आप देख लीजिएगा। कूलोम है चार्ज का यूनिट, और टाइम का यूनिट है सेकंड। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है कूलोम पर सेकंड, लेकिन हम इसको, एक साइंटिस्ट है जिसके नाम से हम इस यूनिट को डिफाइन करते हैं, एम्पियर। तो कूलोम पर सेकंड इज एम्पियर, सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए यूनिट एम्पियर। ये हो गया। अब ये हो गया एवरेज करंट। एवरेज करंट के लिए मैंने एक थोड़ा सा प्रोलॉन्ग टाइम लिया है, लंबा टाइम लिया है मैंने, और इसमें से मैंने कितना चार्ज फ्लो होता है और कितने टाइम में फ्लो होता है इसका रेशो मैंने लिया हुआ है। तो Q अपॉन T इज द चार्ज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे इंटरवल्स में वो चार्ज फ्लो कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब कभी कभी पल्सेटिंग होता है, जस्ट आता है, बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, ऐसा भी हो सकता है। लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए हम एवरेज ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए हम करंट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो I इज इक्वल टू, या तो लिखिए आप डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। आप बोलोगे कि सर डेल्टा Q क्या है? व्हाट इज डेल्टा Q? डेल्टा Q इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन ए गिवन स्मॉल टाइम डेल्टा T। या इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये इंस्टेंटेनियस होगा, ये एवरेज होगा। लंबे टाइम के लिए आप, लंबे अरसे के लिए आप एवरेज ले लोगे, और किसी मोमेंट के लिए, पर्टिकुलर किसी क्षण में अभी क्या हो रहा है, अभी का सिचुएशन क्या है, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद या तो एक तो कांस्टेंट रह सकती है सिचुएशन, या कभी कभी वो थोड़ी थोड़ी चेंज भी हो सकती है। तब इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 लेते हैं। मतलब टाइम जितना छोटा हो सके, क्योंकि टाइम लंबा करते हैं तो तब्दीली होने का, चेंजेस होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। टाइम हम छोटा लेते हैं, छोटे ड्यूरेशन में चेंज बहुत कम होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो तो उस टाइम में चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। तो यहाँ लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, डेल्टा Q बाय डेल्टा T, और अगर आप इसको डेरिवेटिव का नोटेशन यूज करते हो तो dq बाई dt। ये हो गया करंट का डेफिनेशन आपको। I इज इक्वल टू dq बाई dt, ये इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, और ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एवरेज करंट के लिए।
ठीक है। एवरेज करंट मतलब जिसका टाइम ड्यूरेशन आप थोड़ा लंबा लेते हो। इंस्टेंटेनियस के लिए आप टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो के नजदीक जितना कम से कम ले सकते हो उतना आप लेते हो। तो ये इन दोनों का डेफिनेशन में वैसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हमें कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब उसके बारे में मैं आपको डिटेल में और मोर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे फिर से कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल छोटे छोटे हम लोग ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। समझो, और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ये कंडक्टर है और इसमें टी टाइम, इतना टाइम मैंने ले लिया, और इस कंडक्टर से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E इतना चार्ज, तो टोटल चार्ज हो जाएगा n into E। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज ए चार्ज E as there are n number of electrons passing through the given time t in a particular direction, in a definite direction, then करंट आ जाएगा I is equal to Q upon T। एवरेज मैंने यहाँ T लंबा लिया है टाइम, और टाइम हो अब यहाँ पे Q is equal to NE upon T आ जाएगा, NE upon T। ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मतलब मैंने आपको क्या एक फॉर्मूला इधर दे दिया है जिसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता सकता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, इतना नॉलेज अभी फिलहाल के लिए सफिशिएंट है। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ। तो आप लोग लेक्चर्स अटेंड करते वक्त NCERT और HC वर्मा ये दो बुक साथ में रखिए, और मैं कहीं से अलग से क्वेश्चन लेता हूँ तो वो क्वेश्चन मैं आपको लिख के देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उसका टेंशन ना लो कि लेकिन HC वर्मा और NCERT के जो बुक्स है उसके क्वेश्चन में आपको नंबर्स बोलूंगा, ये नंबर का क्वेश्चन है, आपका काम चल जाएगा। तो पहले NCERT में कुछ है कि इसके बारे में वो हम लोग देख लेते हैं। नहीं, इन्होंने डायरेक्ट या इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। मैं हर आर्टिकल पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। 437। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ले लो। An electric current of 10 ampere, an electric current of 10 ampere flows in a wire for 1 hour, flows in a wire for 1 hour. Calculate the total charge, calculate the total charge which has passed, calculate the total charge which has passed through a given cross section of wire, through a given cross section of wire, through a given cross section of the wire। यहाँ करंट आपकी वैल्यू, करंट की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर, और टाइम दिया हुआ है 1 आवर, इसका मतलब 3600 सेकंड आ जाएंगे, और I इज इक्वल टू Q बाई T होगा। मुझे चाहिए Q, एवरेज चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T होगा 10 इंटू 3600। तो आप इसको 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलोम, इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन जहां हमने करंट से चार्ज फाइंड आउट किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पहले मैं ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं लेता हूँ, कुछ डिफिकल्ट भी ले लूँगा। हाँ, इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी MCQs में मिल जाएगा। इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, अब यहाँ पे 1.00 एम्पियर लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से हम लोग आंसर लिखेंगे। ए करंट ऑफ 1.00 एम्पियर
is flowing through a wire, is flowing through a wire, then how much electrons are flowing, how much electrons are flowing, how much electrons are flowing in a flowing per second through a given cross section of the wire, through a given cross section of the wire, through a given cross section of the wire. हाँ, करंट की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट। देन आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसके लिए आपको टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना करंट, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो I इज इक्वल टू आप ले सकते हो Q बाई टी, या यहाँ NE/T। तो यहाँ I है 1 एम्पियर, N मुझे फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 और टाइम मुझे 1 सेकंड लेना है। अगर 1 मिनट दिया पूछा होता तो मैं यहाँ 60 सेकंड्स ले लिया होता। तो ये N इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻19, या मैं 1/1.6 × 10⁻19 करूंगा इसको। तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, डेसिमल पॉइंट यहाँ से हटाओ, 10/16 करते हो तो भी डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट अब 100 होगा, तो 16 6 96 होगा, 4 बचते हैं, तो 16 2 35 और ये 0.625 × 10⁻19 होगा। या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 6.25 × 10⁻18। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका कोई यूनिट नहीं है, 1 सेकंड में पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ये क्वांटिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकंड। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन द गिवन टाइम हमने फाइंड किया हुआ है। जो फॉर्मूले मैंने लिए हुए हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपको मैं यहाँ बताऊंगा आपके फायदे के लिए। हाँ, if the electron of the hydrogen atom, if the electron of the hydrogen atom is making 6.25 into 10 to the power 15 revolutions per second, then calculate how much current is constituted. How much current is constituted. यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यहाँ एक प्रोटॉन होता है, E पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अराउंड ये सर्कुलर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मैं ऐसा दिखाता हूँ। समझो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट क्लॉकवाइज होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और करंट इनके डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यहाँ मुझे चाहिए करंट, इलेक्ट्रॉन की मोशन इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द कॉज ऑफ द करंट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द कॉज ऑफ द करंट। जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल्स फ्लो नहीं होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स या तब करंट नहीं फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है? जब चार्ज पार्टिकल्स मोशन में आते हैं। तो I इज इक्वल टू यहाँ आएगा Q/T। अब एक इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन के लिए टाइम लेता है कैपिटल T, और इसके ऊपर चार्ज है E/कैपिटल T। कैपिटल T इज पीरियड, लेकिन यहाँ पीरियड नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ I इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है F/E। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे ख्याल से 6.25, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये मिल गया, 6.25 × 10⁻15 दिया हुआ है,
और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 1.6 इंटू 696, ये 10 आ जाएगा। मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, 10 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, या इसे आप 10⁻³ एम्पियर भी कह सकते हो। 10⁻³ इज मिली, या आप इसे 1 मिली एम्पियर भी कह सकते हो। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आप एक इमेजिन करते हो कि कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ में जाते हैं, यहाँ तो आपको आपने सर्कुलर पाथ किया हुआ है। तो ये सर्कुलर करंट है, ये लूप करंट है। मतलब जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल बताऊं, आपको एडीज आते हैं पानी में, उसी तरीके से ये करंट इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे घूमते हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन मोशन में होने की वजह से ये कंसेप्ट आपको आगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी लगने वाली है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ये कंसेप्ट आप इसको यूज़ करोगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि करंट कैसे फाइंड आउट करना है ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूं और एक क्वेश्चन ले लूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसमें ये हो जाओगे कि सर आप कितने क्वेश्चंस ले रहे हो और क्या क्या अलग अलग टाइप के। हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होगा। इन ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब, in a gas discharge tube, it is observed that x electrons are flowing per second from left to right. X electrons are flowing per second from left to right, and y protons are flowing per second from right to left. केवल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, साथ में प्रोटॉन्स भी मोशन में है। y protons are flowing per second from right to left. A given cross section, then calculate the current. Then calculate the current. यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, तो पर सेकंड है तो मुझे टाइम का कोई इशू नहीं है। ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन है, और प्रोटॉन्स राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, एक E+। मतलब प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव से, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटॉन करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन भी उसके अपोजिट होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। मतलब अब नेट करंट के लिए मुझे दोनों की डायरेक्शन, मतलब दोनों करंट्स को ऐड करना पड़ेगा। आप मुझे बोलोगे कि सर आप IP और IE क्या कह रहे हो? IP इज द करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स, IP इज द करंट ड्यू टू protons and IE is the current due to electrons, electric current due to electrons। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो प्रोटॉन्स हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, इनमें ये प्रोटॉन्स जाते हैं, मतलब करंट की दिशा में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आ जाएगी राइट से लेफ्ट की तरफ। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, मतलब करंट के विपरीत दिशा में जाते हैं, तो करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट होगी, मतलब ये भी राइट से लेफ्ट की तरफ होगी। तो नेट करंट हो जाएगा IP प्लस IE, या मैं पहले IE लिखूंगा प्लस IP। तो IP, X इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और एक पे चार्ज E है, मैग्नीट्यूड ले लो आप, डायरेक्शन हमने ले लिया है, प्लस y इंटू E, इस पे भी चार्ज दोनों पे सेम है, खाली नेचर अलग अलग है। एक के ऊपर निगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ करंट आएगा x प्लस वाई इंटू E, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, x प्लस वाई इंटू E। ये होगा इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करने के कॉमन फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल। वन मोर एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए है। टीचर्स को कभी कभी अपने आप पे लगाम लगाना चाहिए। वो क्या होता है, वी आर फैसिनेटेड बाय द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दैट वी सी एंड वी कैनॉट कंट्रोल आवरसेल्व्स। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक विथ एनी टीचर। ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स, टेक वन मोर एग्जाम्पल। द करंट इन ए वायर, the current in a wire varies
with time, varies with time according to the equation, varies with time according to the equation, according to the equation I is equal to 4 plus 2t, I is equal to 4 plus 2t, I is equal to 4 plus 2t, where I is in ampere, where I is in ampere and t is in second, and t is in second. Calculate the quantity of electricity, calculate the quantity of electricity which has passed through a cross section, through a cross section of the wire, through a cross section of the wire during the time t is equal to 2 seconds, t is equal to 2 seconds to t is equal to 6 seconds, t is equal to 2 seconds to t is equal to 6 seconds. हाँ बच्चों, ये प्रॉब्लम दो तरीके से सॉल्व की जा सकती है। आप बोलोगे कि सर कैसे, दो तरीके कैसे? ये इक्वेशन देखिएगा, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो अगर आप इसका ग्राफ निकालते हो, टाइम और करंट का ग्राफ निकालते हो, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। ग्राफ कैसे आएगा देखिएगा, मैं अलग अलग तरीके से, मैं 3 तरीके बताता हूँ, 2 क्यों, मैं आपके लिए 3 तरीके बता सकता हूँ। इनिशियल टाइम 0 अगर मैं ले लूँ तो करंट होगा 4 एम्पियर, मतलब 0 टाइम पे मैं x एक्सिस पे टाइम प्लॉट करूंगा, y एक्सिस पे मैं करंट प्लॉट करूंगा, तो 4 एम्पियर करंट। अगर मैं 2 सेकंड लेता हूं तो 2 × 2 4 + 4 8 एम्पियर करंट आएगा, ये 2 सेकंड को, ये मैं आ गया 2 सेकंड को। और अगर मैं 6 सेकंड के लिए जाता हूं तो 6 सेकंड के लिए 6 × 2 12 प्लस ये हो जाएगा 16 एम्पियर करंट होगा। मतलब ये जो करंट का वेरिएशन है आप जो देख रहे हो, ये ऐसा लीनियर वेरिएशन होगा। 2 सेकंड के लिए इसकी वैल्यू होगी 8 और ये आपको जैसे मैंने दिखा दिया है, और ये 6 सेकंड के लिए 6 × 2 12, ये लीनियर इक्वेशन, मतलब ये लीनियर होगा। तो लीनियर इक्वेशन के लिए अब मुझे केवल इस पीरियड के अंदर ही कितना चार्ज फ्लो हो गया ये मुझे फाइंड आउट करना है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो इंटीग्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ अलग डिग्री होती तो मुझे इंटीग्रेशन लेना ज़रूरी पड़ता, समझे? तो यहाँ Q चाहिए हमें, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ करंट तो कांस्टेंट नहीं है, मुझे ये 2 टाइम इंटरवल के बीच में फाइंड आउट करना है। तो ये टाइम इंटरवल जब शुरू हो गया था 2 सेकंड, तो करंट की वैल्यू थी 8 एम्पियर, और ये टाइम इंटरवल 6 सेकंड पे जब हम आ गए आखिरी, वो भले वो आगे कंटिन्यू हो जाए, मुझे केवल 2 और 6 सेकंड के बीच में ही काम करना है। तो यहाँ करंट की वैल्यू होती है 16, मतलब 8 से 16 तक करंट बढ़ता है। तो यहाँ आपने लिखना है एवरेज करंट, क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है। एवरेज करंट इनटू टाइम, विदाउट ग्राफ भी आप निकाल सकते हो, ग्राफ मैंने आपको समझने के लिए निकाला है, एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ग्राफ निकालना ज़रूरी नहीं है, ये आप माइंड में रखना। ये मैं आपको खाली समझने के लिए बता रहा हूँ कि करंट कैसे बढ़ते चल रहा है। तो एवरेज करंट, हाँ, अगर कांस्टेंट करंट होता तो मैं लेता था I × T, लेकिन यहाँ करंट कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, तो आपने एवरेज करंट लेना है। तो यहाँ 8 + 16 डिवाइडेड बाय 2, और टाइम लेना है आपको 4 सेकंड, 2 से 6 के बीच में पूछा है, मतलब 4 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो यहाँ बच्चों ये आ जाएगा 24/2 मतलब 12 × 4 ये 48 कूलम, ये आंसर होगा। एक मेथड मैंने आपको बता दी, लेकिन रिमेंबर दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन ओनली सिंगल डिग्री इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होगा तो ही, मतलब t की पावर 1 है तभी ये इक्वेशन अप्लाई कर, ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मेथड सेकंड जो कि ये केवल लीनियर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां मैं लिखता हूं एप्लीकेबल फॉर लीनियर इक्वेशंस ओनली, ठीक है। y = mx + c फॉर्म में जो भी इक्वेशन होंगे, इसकी पावर 1 है, उसके लिए ये मेथड एप्लीकेबल है।
सेकंड मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। तो I इज इक्वल, देखिए I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी मैंने आपको बताया था। तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी लेना है और Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब आप बोलोगे कि सर इंटीग्रेशन लेना है, हमको तो कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, समझ में लेना है। एक फॉर्मूला दूंगा, याद रखना है, अलजेब्रिक इक्वेशन से ही। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ I की वैल्यू है 4 प्लस 2t, I की वैल्यू 4 प्लस 2t इंटू डी टी, I का इक्वेशन, और टाइम की कम से कम वैल्यू 2, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 6, इन बिटवीन 2 है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला याद रखना है, x रेस टू n dx, इसका इंटीग्रेशन है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ x रेस टू n 4 के सामने t रेस टू 0 है, मतलब इंटू 1 है, 4 इंटू 1 है, मतलब t रेस टू 0 है। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेते हो, t रेस टू 0 dt का इंटीग्रेशन लेते हो, तो ये आ जाएगा t रेस टू 0 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 1, मतलब t रेस टू 0 dt का इंटीग्रेशन t आएगा, मतलब यहाँ आएगा 4t आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और 2 ये t रेस टू 1 है, कोएफिशिएंट जैसे के वैसे रखना है, उसका कोई रूल नहीं है, उसके आगे वेरिएबल का इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 1 dt, यहाँ n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 2 रेस टू 2 अपॉन 2 आ जाएगा, तो यहाँ t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और फ्रॉम 2 टू 6 हमें जो बताया गया है, ये 2 टू कैंसिल करो। अब इन दोनों जगह अपर लिमिट लिखना है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे लोअर लिमिट कहना है, उसे अपर लिमिट कहना है। लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 6, आप इसकी वैल्यूज रख दो एक बार, अपर लिमिट दोनों जगह रख देते हैं, 4 इंटू 6 अपॉन प्लस 6 स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस करना है, हमने माइनस करना है, और लोअर लिमिट रखना है 4 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 6 24 प्लस 36, ये आ जाएगा 60, माइनस 8 और 4 12 आ जाएगा, 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 48 कूलम। ये भी आंसर 48 कूलम है, ये भी आंसर 48 कूलम है। आप बोलोगे कि सर ये तो मेथड एकदम आसान है, ये मेथड हमें अगर हायर डिग्रीज है, ये यूनिवर्सल मेथड है, मतलब आपको कोई भी डिग्री दी तो आप इसको फॉलो करना है, इसको केवल आप पर्टिकुलर कंडीशन में ही फॉलो कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन के लिए ही फॉलो कर सकते हो, दूसरी जगह ये मेथड फेल है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर डिग्रीज। ओके, सो डोंट यूज दिस मेथड फॉर हायर डिग्रीज इक्वेशन, then you have to go for this one only, this is the second method। लीनियर के लिए तीसरी मेथड है, मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूंगा, आप लोग देख सकते हो, ये I और T की डायग्राम एक ट्रेपेजॉइड बन गई है, ये ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालो, वो भी आपका चार्ज मिल जाएगा, उसका भी आंसर। ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स है ये दोनों 8 और 16, मतलब 8 और 16 24 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 है ना, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 12 हो जाएगा, ये हो गया 12, 8 और 16 बाई 2, और इसकी हाइट मतलब ये स्पैन लेना है 4 सेकंड का, 12 इंटू 4, ये भी 48 कूलम आ जाएगा। लेकिन ये मेथड मत सोचो, ये दो मेथड्स आपके काम में आएंगी। तो ये जो मेथड है ये कहाँ यूज होती है, मैंने आपको बताया, यू आर गोइंग टू यूज दिस मेथड फॉर, व्हाट डिड आई से, I said linear equations only, dear friends, remember this, you do not forget this, this is an important suggestion that I am making. This method is applicable only when it is a linear equation, and this method is applicable for any kind of equation, let it be any equation. For example, if instead of this I would have been given like this, I is equal to 4 plus 2t square, for example, and time interval 0 to 2 seconds, 0 to 2 seconds, then what would I have done? I have done it like this, q is equal to integration of I dt, integration of 4 plus 2t square dt over the limit 0 to 2। अब एक बार इंटीग्रेशन ले लो, 4 इसका मल्टीपल 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, 2 कांस्टेंट, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 आएगा,
देखिएगा पावर, इंटीग्रेशन की पावर लेते वक्त एक बढ़ाना है तो स्क्वायर की बजाय 3 होगा डिवाइडेड बाई 3, और 0 to 2 एक बार 2 रखो एक बार 0 रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताई है, इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, आप इसको जहां चाहे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। ये मेथड केवल लीनियर के लिए ही अप्लाई हो सकती है। तो आज मैंने आपको बेसिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया है। तो करंट कब फ्लो होता है? नंबर 1, यू नीड टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। आप मुझे बोलोगे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इस लेक्चर को समाप्त कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास 2 पानी की टंकियां हैं और दोनों अब पानी पास करने के लिए मैं इनके बीच में एक पाइप जोड़ दिया, एक ट्यूब जोड़ दिया। ये कंडक्टर का काम करेगी। यहाँ क्या कंडक्ट करेगी? पानी कंडक्ट करेगी, वाटर कंडक्टर। इन सिंपल लैंग्वेज वी मे कॉल इट एज ए पाइप कंडक्टर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इट इज ए पाइप कंडक्टर। दोनों टैंक में पानी की लेवल सेम है, मुझे बताओ क्या होगा? देयर विल नॉट बी एनी फ्लो बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज और हाइट्स। बट अगर इसमें से एक टैंक में पानी की लेवल ज़्यादा है, एक टैंक में पानी की लेवल कम है, तब यहाँ दोनों के पोटेंशियल एनर्जीज में डिफरेंस होता है और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पानी फ्लो होना स्टार्ट होता है। मतलब जैसे यहाँ पानी की लेवल में, पोटेंशियल एनर्जी के लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए कंडक्टर के अक्रॉस मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। अनलेस यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। जब तक आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के दो तरफा आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हो, उसमें से करंट पास नहीं होता है। मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आपके पास टीवी में रिमोट है, डीसी सर्किट का सिंपल एग्जांपल, आप डेली यूज़ करते हो। सेल्स निकाल दो, रिमोट काम नहीं करेगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं होता है। सेल्स आप डाल दो, सोर्स ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, करंट फ्लो होगा। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी हटा दो, मोबाइल काम नहीं करेगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस देने का ही काम वो सोर्स करता है, जिस सोर्स को हम सेल या बैटरी कहते हैं। आपके पास अगर एक्टिवा है और आप उसको बैटरी से स्टार्ट करते हो, बैटरी हटा दो और बटन दबाओ, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मतलब जब तक आप ईएमएफ का सोर्स नहीं लगाते हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हो, करंट फ्लो नहीं होता है। आज का लेक्चर मैं यहीं अब समाप्त करता हूँ। आई होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग दिस. You might find interesting. You can go for n number of examples. You practice yourself. You will find physics easier when you attend every lectures. And if it is a recorded lecture, you can listen it many times. If you have any doubt, you can pause it. You can hold it. You can listen it in parts so that you can easily understand it. Okay. Thank you very much for listening for such a long time. Okay. कल मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे. बाय. See you, enjoy your learning, be happy, be careful. अभी भी ये कोरोना से बाहर आने तक आपकी खुद की सेहत का ख्याल करिएगा. ओके, बाय डियर फ्रेंड्स.